नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने दावा किया कि केंद्र सरकार के वेब पोर्टल कोविन का डेटा लीक हुआ है। इसमें आम आदमी के अलावा बड़े नेताओं, अफसरों और पत्रकारों के भी नाम शामिल हैं। गोखले ने दावा साबित करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। इनमें लोगों के नाम, पता, मोबाइल, आधार, वोटर आईडी समेत उनके परिवार की जानकारियां शामिल हैं। हालांकि गोखले के दावे पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि यह पुराना डेटा है, फिर भी हमने इसे संज्ञान में लिया है। फिलहाल हम इसकी जांच करवा रहे हैं कि यह डेटा कोविन पोर्टल का है या किसी और सोर्स के जरिए आ रहा है। हमने इस बारे में पोर्टल के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। ट्विटर थ्रेड में गोखले ने यह भी दावा किया कि कोविन पोर्टल के जरिए जिन लोगों का डेटा लीक हुआ है उनमें राज्यसभा सांसद और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल का भी नाम शामिल है। वहीं गोखले ने जो दूसरा स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, अभिषेक मनु सिंघवी और संजय राउत का भी नाम है। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, राहुल शिवशंकर जैसे पत्रकारों का भी डेटा लीक किया गया है। तो अब लगातार जरूरत इस बात की कि आखिर कैसे डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, क्योंकि कई मामलों में देखने में आ रहा है कि लगातार डेटा लीक हो रहा है और वो ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच रहा है जहां से कहीं ना कहीं आम आदमी का जीवन इसके चलते बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वो तमाम जानकारियां जो शायद किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वो सारी जानकारियां इस फ्रॉड के जरिए उन लोगों तक पहुंच रही है जो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले 2021 और 22 में भी कोविन पोर्टल में दर्ज लोगों का निजी डेटा लीक होने का दावा हुआ था और तमाम लोगों के आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर समेत कई जानकारियों के ढेरों स्क्रीनशॉट शेयर हुए थे। हालांकि भारत सरकार ने उन दावों को उस समय खारिज कर दिया था, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में ये गंभीर विषय नहीं है कि इस तरह लोग विश्वास करके अपनी जानकारियां, निजी जानकारियां सरकार को दे रहे हैं कि वो उनके पास रहे और जो जैसा कहा जा रहा है वैसी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो उन लोगों तक पहुंच रही है जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो इसमें विशिष्ट लोग हैं उनके निजी जीवन पर और राजनीतिक, व्यावसायिक जीवन पर, प्रोफेशनल जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये सब चल रहा है। अभी सरकार ने कहा है कि जांच कर रहे हैं। डिजिटल सिक्योरिटी के मामले में अभी तक शायद वो कदम नहीं उठे हैं जिनकी आवश्यकता है और उन कदमों को उठाने की ज़रूरत है। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स बीजेपी से, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक, संजय चक्रवर्ती टीएमसी नेता। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले संजय जी आपके पास आएंगे। डेटा लीक का आरोप लगाया गया है, क्या लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है जो सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए,
क्योंकि जिस तरह लगातार आम आदमी अपने बैंकों में रखे पैसे खो रहा है और जिस तरह लगातार साइबर फ्रॉड हो रहा है, क्या लगता है डेटा और इन मामलों को बढ़ा सकता है? लीक कर रही है तो ऑब्वियस हैकर्स को जो है एक बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है कि आप आइए और लूटिए। और अगर बड़े बड़े लोगों का अगर डेटा लीक हो रहा है तो इसमें समझिएगा कि ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा स्कैम है और बाकायदा इसको लूटने का एक बहुत बड़ा तरीका, क्योंकि हैकर्स को तो वैसे अगर वो नॉर्मल डेटा निकाल रहा है तब तो उसको पहले जांच करनी पड़ेगी किसके पास कितना पैसा है। लेकिन अगर जब बड़े बड़े मिनिस्टर, नेता, उद्योगपति इनका अगर डेटा लीक होगा तो उसको आसानी हो जाएगी और बहुत जल्दी जो है हैकर्स इसका काम करेंगे। लेकिन सरकार की एक हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि क्रेडिट, गीता काटना, झंडे दिखाना, ये काम जो क्रेडिट वाला काम होता है ना वो तुरंत लेती है। किसी को मेडल मिल जाए, सरकार वहां पे पहुंच जाती है, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, मंत्री पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने वाली बात आती है ना तो उसमें डिनाई करते हैं। ये शुरू से पिछले 9 साल से ये पॉलिसी रही, कभी भी किसी भी जिम्मेदारी को इन्होंने अपने ऊपर ओढ़ा नहीं कि हाँ ये मुझसे गलती है, क्योंकि ये गलती करते ही नहीं है। इनका एक सिंपल फॉर्मूला है कि हम गलती नहीं करते, ये भगवान से बढ़कर के हैं, ये गलती नहीं करते हैं, इसीलिए ये किसी चीज को जिम्मेदारी ये लेंगे नहीं और ये ऐसी तरीके से मामला लीपापोती होगा। और देखिएगा जैसे जिस तरीके से अभी रेल दुर्घटना में आपने देखा होगा कि उन्होंने तुरंत जो है सीबीआई की इंक्वायरी कर दी, जबकि रेलवे बोर्ड अपना खुद इंक्वायरी के लिए सक्षम है, क्योंकि रेलवे के एक मैं अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अब एक वीडियो देख रहा था, एक रेलवे का जो इलेक्ट्रिक का जो पोल का वो होता है नहीं, जिसमें एंगल जिसमें तार लगा होता है, वो टूट गया है और पूरी हर गाड़ी में जो है वो करंट छोड़ते हुए जा रहा था, मतलब वो आग निकल रही थी उसके ऊपर से, छत के ऊपर से। अब आप सोचिए किसी भी समय वो दुर्घटना हो सकती है, पूरी ट्रेन जल सकता था। लेकिन क्या है कि उसकी कोई जांच नहीं है किसी भी तरीके से। मैं बाकायदा वो वीडियो अभी देख रहा था, मैंने अभी फेसबुक में शेयर भी किया उसको, कि किस तरीके से जान जोखिम डाल करके जो है रेलवे पे, क्योंकि पद इतने सारे खाली है, 2,93,000 पद खाली है, तो कैसे किस तरीके से होगा कि ये यहाँ सिंपल वे से एक ही फॉर्मूला चल रहा है, लूटो खाओ मौज करो और किसी तरीके से चुनाव जीतते रहो, बस ये एक सिंपल फॉर्मूला है। आलोक जी, क्या लगता है ये जो डेटा लीक हो रहा है ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है? ये गंभीर विषय तो है ही और सरकार इसकी जांच करा रही है। मंत्री का बयान भी आ चुका है और इसकी सोर्स का पता लगा रहा है कि किसी अन्य सोर्स से है या इसी सोर्स से है, क्योंकि और भी सोर्स है जिसपे इस तरीके की डेटाएं हैं। तो अभी इसकी तहकीकात चल रही है, कुछ दिनों में इसका रिपोर्ट सामने आ जाएगा, जो दोषी होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। इसमें तो कहीं कोई इधर उधर की गुंजाइश नहीं है। ये तो डेटा कहाँ से लीक हुआ है इसकी तहकीकात हाई लेवल पे हो रही है और उसके बाद इसका जो भी रिपोर्ट आएगा उस ढंग से उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, डिजिटल इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन डिजिटल सिक्योरिटी के नाम पर कानून जो भी है वो बहुत खुद का ऐसा नहीं है। वो भी एक बार तो शुरुआती दौर में तो ब्रिटेन का वो कानून था, जो धाराएं जो साइबर फ्रॉड में हम काम में लेने लगे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी आपत्ति दर्ज की और इसके बाद भी डिजिटल सिक्योरिटी के नाम पर हमारे पास अभी कुछ नहीं है और हमने इस शायद रास्ते पर आगे बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है। डिजिटल इंडिया की बात हम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो भारत में डिजिटल सिक्योरिटी के बहुत काम हो रहा है। ये ठीक है कि डिजिटल हैकिंग पूरी दुनिया के लिए आज एक चुनौती है और समस्या जो आपने उठाई ना कानून की, वो सबसे बड़ी समस्या है कि एक बेहतर कानून पर अभी तक हम अपने आप को पहुंचा नहीं पाए हैं कि ये जो साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट करने वाले लोग हैं, इनके मन में एक भय इस तरह का नहीं पैदा किया जा सका है कि वो जल्दी से अगर वो ऐसा करते हैं तो वो शिकंजे में बहुत जल्दी होंगे और उनको इनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उस ऐसा होने के पीछे बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, क्योंकि देखिए साइबर में की दुनिया में कोई सीमा नहीं है।
कोई देश की सीमा नहीं है, कि कोई राज्य की सीमा नहीं है। कहीं बैठा हुआ व्यक्ति कहीं से भी किसी की भी डेटास को की पहुंच बनाने की कोशिश लाखों लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, और कभी कभी कुछ लोग सफल हो जाते हैं। अब हमारे देश से बहुत दूर सुदूर कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में कंसेसनेस होनी चाहिए। हम अकेले, अब अमेरिका में बैठा या चीन में बैठा कोई हैकर अगर हमारे डेटा तक पहुंच जाता है और हमें उसकी जानकारी हो जाती है तो उसको सजा दिलवाने के लिए आज पूरी दुनिया में सहमति नहीं है ऐसे हैकर्स के लिए। ये एक बड़ी समस्या है आज के इस डिजिटल एरा में। तो इन सब तरह की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। और ये जो कोविन ऐप पे के डेटास, पर्सनल डेटास के लीक होने की बात चल रही है, तो देखिए इसमें दो बातें चल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईटी मंत्रालय दोनों ने इसे माना है कि ये डेटा लीक जैसा दिख रहा है, लेकिन डेटा लीक नहीं है। उनका कहना है कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये चीजें उपलब्ध थी वो प्लेटफॉर्म खुद ही लोगों के डेटा, उसके पास बहुत सारे डेटा थे और उसने उस डेटा के साथ संयोजन करके इस तरह की एक चीज देश के सामने प्रस्तुत की है। हालांकि ये बात सही है कि डेटा सुरक्षित रहना देश में लोगों की अब एक जरूरत हो गई है, लेकिन डेटा सुरक्षा के मामले पर व्यक्तिगत तौर पर भारत में दो तरह की धारणाएं हैं, दो तरह की नैतिकताएं चलती हैं। एक तो हम बड़े आराम से बिना किसी सवाल खड़े किए अपना सारा का सारा डेटा तमाम एप्लीकेशंस और बड़ी आईटी कंपनियों को दे देते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होता है। जरा सा फायदे के लिए, जरा सा एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए हम बिना पूछे, बिना जांचे, और अगर वही डेटा जो हम ऑलरेडी दे चुके होते हैं बहुत सारे लोगों को, अगर सरकार के पास स्टोर है और वहां से कोई हैकर चोरी करता है तो हमें आपत्ति खड़ी हो जाती है। तो ये दो तरह की नैतिकताएं नहीं होनी चाहिए। आप एक देखिए कि जरा जरा सी एप्लीकेशंस के लिए वो सारे परमिशंस मांगते हैं मोबाइल में, और भारत जैसे देश में जहां 50 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं, वो बिना किसी आपत्ति के वो सारा अपना ओके करते चले जाते हैं जरा से एक एप्लीकेशंस को वो करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि डेटा सुरक्षा के बारे में हमारी जो नैतिकता है वो दोहरी है। इस पर हमको काम करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। इस बारे में उस लोगों के प्रति, लोगों के मन में इस बात को कि डेटा सिक्योरिटी के बारे में लोग भी चिंतित हों। अब एक बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूँ, गूगल है, ओके गूगल कहने पर हमारी सारी बातें सुनने लगता है। क्या गारंटी है कि ओके गूगल कहने के बगैर भी वो ना सुन रहा हो? ये अगर ओके गूगल कहने के बाद वो सुनने लग रहा है तो हम कैसे मान लें कि ओके गूगल कहने से पहले वो नहीं सुन रहा है? और हम बड़े आराम से घर में एलेक्सा जैसे डिवाइसेस लगा करके घूम रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं, सारे परमिशंस हैं, हमारे घर की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, नहीं हो रही, हमने कैसे मान लिया कि नहीं हो रही रिकॉर्ड? ये अब इसमें तो सरकार दोषी नहीं है ना, हम व्यक्तिगत तौर पर इन सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं और बगैर किसी ऑब्जेक्शन के कर रहे हैं। तो समस्या आज इस डिजिटलाइजेशन में, ये दुनिया में कानून की बात आप कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उस समस्या का समाधान किसी एक देश में या एक देश के करने से नहीं होगा। अब ये चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें कोई सीमाएं नहीं है, तो इसलिए सभी को, आज अगर हम चीन के हैकर्स को आइडेंटिफाई कर लें तो चीन उसको हम तक पहुंचाने में, या कानून चीन में ही उसको दंड मिले, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर अमेरिका के किसी हैकर्स को आज हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो हैकर्स हमारे डेटा को, हमारे लोगों के डेटा को चुरा रहा है, तो अमेरिका में ही उसे सजा मिल जाए या भारत लाया जा सके, इसके लिए पूरी दुनिया में कोई सहमति ही नहीं। तो इस तरह की दुनिया, अभी हम एक ऐसी जगह में घुस गए कि जहां सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन वहां की सुरक्षा दीवारें जो हैं वो बड़ी कमजोर हैं, और हमारा घुसना वहां जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इतने लोगों को अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो। आलोक जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, स्क्रीन पे है आप? हाँ जी, नहीं मेरे यहाँ से आवाज कोई, आलोक जी के यहाँ से, हाँ ठीक है जी।
तो ये समस्या चल रही है। तो ये सरकारों के लिए पूरी दुनिया में एक दोहरा चुनौती है कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ने से अपने आप को रोक भी नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि वर्ल्ड ऑर्डर पर एक सहमति होनी चाहिए कि डिजिटल लॉज जो हैं या डिजिटल अपराधियों को किस तरीके से दंडित किया जाए, उन्हें कैसे रोका जाए, इस पर एक सहमति बहुत आवश्यक है और कल की दुनिया की ये सबसे बड़ी जरूरत है। आनंद जी, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी हर बात से आप इत्तेफाक रखें, सहमति रखें, लेकिन हम जब जामताड़ा और मेवात में लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम बड़े बाहर की बात तो क्या करेंगे? आपको लगता नहीं कि वहाँ पे हम कमज़ोर हैं, असहाय हैं और एक आम आदमी, मैं आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ, शायद आपके मन में भी यही होगा। मैं सवाल लूँगा आपसे, आपका जवाब भी लूँगा, लेकिन आनंद जी से एक बार, क्योंकि कई चीज़ों पर आनंद जी बहुत अच्छे से विस्तार से समझाते हैं। एक आम आदमी जिसका 50,000 रुपया पड़ा है, बड़ी उसके लिए 50,000 5 करोड़ 500 करोड़ के बराबर है, और उसको पता चलता है, एक मैसेज आता है कि आपके तो अकाउंट में पैसा उड़ गया है, तो वो ऐसा समझता है कि मेरी तो पूरी दुनिया लुट गई है। अब आप समझिए कि वो एक देश में रहता है, उसकी अपेक्षाएं हैं कानून से, वो वोटर है, नागरिक है, और वो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है, जिम्मेदारियों को निभा रहा है, सरकार के हर कहे को मान रहा है। ऐसे में अब वो थाने में जाता है तो थाने में जैसे ही पता चलता है थानेदार को या वहाँ पर जो ड्यूटी ऑफिसर होता है कि इसके पैसे उड़ गए, तो उसको उस केस में अरे अच्छा चलो ये भी एक है पीड़ित, 100 में ये भी एक 101 नंबर का आ गया, मतलब उसके लिए कोई सिंपैथी आप वहाँ नहीं देखेंगे कानून में, और वो महीनों सालों चक्कर लगाता है, थक के बैठ जाता है, कोई रिकवरी उसकी नहीं है। आनंद जी, ये वाजिब वजह है, मतलब मेरे को आपसे लगा कि आपसे आपकी इस वजह से कहीं से भी असहमति नहीं है। देखिए, मैं कोई सरकार की सुरक्षा करने तो बैठा नहीं हूँ आनंद जी, मुझे क्या है, आपसे लगता है कि कोई अच्छी बात निकल के आ सकती है। सच में मैं आपसे कोई सहमति है, मेरी डिबेट उस तरह से नहीं होती कि किसी के ऊपर हावी होना, किसी को जबरदस्ती कटघरे में खड़ा कर देना और अपने वर्चस्व को साबित करना, नहीं, मैं बिल्कुल आपसे, मुझे लगता है, मैंने ये बात कही, संजय जी सब ये बात कहेंगे, मैंने आपसे कहा है कि सच में ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं भैया, थाने में सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर कहाँ हैं हम लोग? देखिए, मैं इसमें जो आपकी चिंता है उससे देश में बहुत सारे लोग चिंतित हैं और ये चिंता वाजिब भी है, लेकिन समस्या ये है कि जैसे आपने शुरू में जो बात उठाई ना, मैं भी उसी का समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि पहले हम डेटा लीक पर थे, अब बाद में आ गए उसके लोगों के रुपए पैसे की, ये दो तरह के फ्रॉड हैं। जो डिजिटली फ्रॉड हो रहे हैं, जो हमने दूसरी बात पर जो हम विचार कर रहे हैं, ये दूसरे तरह का फ्रॉड है। इस फ्रॉड में समस्या कानून की ही आती है और कानून को इम्प्लीमेंट करने की आती है। अब आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत में कानून और पुलिसिंग का मसला जो है वो राज्यों का मसला है। जामताड़ा और मेवात जैसे जो स्थिति आती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती है, या वो एक ऊपर का आवरण दे सकती है, वो राज्य का मसला हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाता है। अब वहां की पुलिसिंग जिस कदर स्थिति में रहेगी, वो उस कदर अपने लोगों को सुरक्षा संरक्षा दे पाएगी। ये आवश्यक है कि मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? 5 रुपए भी किसी का अगर चोरी करता है कोई, तो वो उसकी अपनी कमाई है, उसकी मेहनत है, उस पर कोई डाका डालने का कोई अधिकारी नहीं है। और डाका इसलिए पड़ जाए क्योंकि पुलिस सो रही है, तब तो फिर उसका नागरिक होने का अधिकार ही मर जाता है। तो ये बहुत बड़ी चिंता है, इसमें कोई बात नहीं है। इस चिंता से हम आप सभी बेहतर तरीके से चिंतित हैं और इस पर सरकारों को कोसना ही सिर्फ बात नहीं बनती, बल्कि सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना। यस, एग्जैक्टली। तो वो जो पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों को करनी पड़ेगी और केंद्र को उनको मदद करनी पड़ेगी कि वो कैसे करें। ये सही बात है कि राज्य सरकारों के बस की अकेले बात नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में वो जो संघीय व्यवस्था आती है ना, उसमें मजबूरी आ जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार का विषय बन जाता है, राज्य सरकारों का। तो आखिर पुलिसिंग में जब कमजोरी है
तो उसको वही राज्य दूर करेंगे। इसलिए ये सबसे बड़ी झारखंड जैसे ऐसे राज्य में जहां की सब कुछ एक ऐसी स्थिति में है कि जहां अराजकता की स्थिति होती है, तो जामताड़ा जैसे लोग फलते फूलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये समस्याएं केंद्र को देखना पड़ेगा, केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, अन्यथा की दशा में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी आपकी चिंता ये दिक्कत बन नहीं रहेगी और लोगों के पैसे और डेटा खराब होते रहेंगे। ठीक है संजय जी, देखिए जो एक आम इंसान होता है ना, हमने शुरुआती दौर में ये सुना था कि आपकी खबर का जो मजमून है, जो मतलब है, वो एक आम आदमी, रिक्शे वाला, एक ठेले वाला, एक चाट पुड़ी बेचने वाला समझ जाए तो आप पत्रकार हैं। आपकी खबर का मतलब कोई डॉक्टर इंजीनियर समझ जाए तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपने क्या लिखा है। तो आज हम जो कह रहे हैं ना, उसको एक आम दर्शक समझ जाए, वो बड़ी बात है। और दरअसल उसकी चिंताएं हैं अपनी, और शायद वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा कदम इस मामले में उठना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। शायद टीएमसी भी यही बात कहने का प्रयास कर रही है। शेखर जी, मैं आपके साथ बहुत बार डिबेट कर चुका हूँ और आपका जो डिबेट का स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट रहता है, हमेशा रहता है। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा, क्योंकि आप इनका ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है। कई बात अभी एक्सपर्ट से बातचीत चल रही थी, तो मेरे ख्याल से शायद आपको पता होगा ब्लॉकचेन भी होता है, क्योंकि आनंद जी बहुत सुलझे हुए आदमी है। आनंद जी से आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका बहुत अच्छा सकारात्मक जवाब मिलेगा आपको। मैं आनंद जी से थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इनकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल होता है, ठीक है ना। ब्लॉकचेन के थ्रू जो है जो डेटा होती है वो काफी सुरक्षित रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी जो है बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा उसकी जांच चल रही है। भाई आज तक पिछले 9 साल में कितनी जांचें चली और कितना रिजल्ट आया, किसको सजा मिली? एक सिंपल बता दो, 2016 में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था कानपुर के अंदर, एनआईए से जांच चल रही थी, ठीक है। एनआईए से जांच कराई और आज 2023 में हम लोग बैठे हैं, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो ये डेटा की रिपोर्ट कहाँ से आएगी? जांच चल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों से भागने का काम है और कहीं कुछ नहीं है, और कहीं कोई जांच नहीं चल रही है और कहीं कोई इसका रिपोर्ट भी नहीं आएगा। पहले साहब बिल्कुल क्लियर बता रहा। दूसरी बात, मैं आनंद जी से एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल ये सरकार क्या है कि ये अपने पक्ष पे काम करती है। अभी आपने देखा होगा बीबीसी का डॉक्यूमेंट ये जो बोल रहे हैं तुरंत बैन कर दिया गया। 300 ऐप बैन किए गए थे कोविड के पहले, आपने देखा होगा 300 चाइनीज ऐप बैन किए गए थे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ चाह ले, कोई चीज चाह ले, तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। फिर आखिर एक बात आपने कही थी कि हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग खुद डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, ये सही बात है। बहुत ना चाहते हुए भी हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और अपने सारे डेटा हम उनको देते हैं, तो वो हमारी गलती है। लेकिन हम गवर्नमेंट को लुटवाने का अधिकार नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट हमको लुटवाने का, हमारे डेटा को लीक कर रही है, दोनों में फर्क है। एक ही चोरी होती है, एक सिंगल एक जगह पे चोरी होती है कि हमने अपने डेटा लुटवाया, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ तो हमको पता ही नहीं है हमारा कब जो है अकाउंट हैक हो गया, चोरी हो गई, हमें पता नहीं चला। अचानक एक मैसेज आता है कि हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो गए। ये गवर्नमेंट हमको लुटवा रही है। ये दोनों में बड़ा फर्क है। एक हम अपने आप को लुटवा रहे हैं और एक तरह से गवर्नमेंट हमको लुटवा रही है, और इसका कहीं कोई जिम्मेदार कोई नहीं है। एप्लीकेशन जो जितने भी बनते हैं, फ्रॉड एप्लीकेशन बनते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन देखता है? कोई नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। और ये तो सरकारी ऐप है। अगर सरकारी एप्लीकेशन से अगर कोई डेटा लीक हो रहा है तो ये देश के लिए बहुत गंभीर समस्या है। इसकी गंभीरता को समझिए कि ये सरकारी डेटा से अगर कोई लीक हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। हम सिंगल एक आदमी की गलती हो सकती है, मैंने आपको एक गलत एप्लीकेशन डाउनलोड, तो मेरी चोरी हुई अलग बात है, लेकिन मेरा पड़ोसी तो बच गया। यहाँ तो सब लूट जाएंगे, सारे के सारे लूट जाएंगे। तो ये एक गंभीर जांच का विषय है और इस पे गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और वो लेगी नहीं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, वो लेगी नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं जैसा कहा कि जांच बैठा देगी, उसकी रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। ये एक टैगलाइन है और ये टैगलाइन चलता रहेगा, लगातार चलेगा।
और ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। मैं आपको अभी यही से एक्टिव कह देता हूँ, जैसे 12 चोर की घटना को दबाया गया, ये घटना भी दब जाएगा सीबीआई के सहारे, ये भी घटना दबेगी। ये आनंद जी, दरअसल कई मामले ऐसे होते हैं जो रक्षा और सुरक्षा के मामले होते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल, वो पूरा एक ही रास्ते पे आ जाता है। ये कहीं एक ही रास्ते पे आ गया है, अलग अलग चीज़ें हैं। समझ रहा हूँ मैं भी, आप भी जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है कि लोगों को इतना ज़्यादा विस्तार से नहीं पता है। उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, और शायद हो रहा है तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है। कि आखिर क्यों हो रहा है? आपने अभी राजस्थान से एक खबर निकल के आई थी, आपने अच्छी तरह सुना होगा कि 15 लाख महिलाओं का डेटा लीक हो गया एक। तो ये निश्चित रूप से अगर हम एक विकसित, एक ऐसे विकास के परिदृश्य में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए गंभीर है कि आखिर एक कहीं तो बैरियर होना चाहिए। अगर सड़क पर एक आपने बना रखा है कि भाई ब्रेकर बना रखा है, तो वो ब्रेकर हर जगह होना चाहिए। देखिए, डेटा चोरी होने के साथ समस्या सबसे बड़ी जो है ना, वो हमारे ट्रस्ट के चोरी होने की है, ट्रस्ट के घायल होने की है, जो आप बात कहना चाह रहे हैं। अभी संजय भी यही कह रहे थे कि सरकार हमारा डेटा ली एक ट्रस्ट के साथ कि हम सुरक्षित रखेंगे, इसका कोई और हमारे अतिरिक्त कोई और यूज नहीं करेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग मसले हैं। डेटा चोरी जो है इसलिए पूरी दुनिया में की जा रही है कि उसका उपयोग बहुत सारी कंपनियां इन हैकर्स से खरीद करके कर रही हैं। फिर हम वहीं आकर के चले आते हैं कि कानून पर पूरी दुनिया में इस तरह के कानूनों की कमी है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, चीन हो, कि जहां ये जो डिजिटल हैकर्स हैं या वो जो चोर हैं, सामान्य शब्दों में कहा जाए, जो डेटा को चोरी करते हैं, उनके प्रति उस तरह के कड़े कानून का अभाव है, और साथ ही साथ इसकी प्रक्रिया लंबी होती चली जा रही है। तो ये बड़ी समस्या है। देखिए, एक ताला अपने आप में शक्तिशाली नहीं होता, वो ताला कोई भी तोड़ सकता है। उसकी ताले की शक्ति आती है व्यवस्था और तंत्र की शक्ति से, कि अगर ताला तोड़ने वाले को ये पता हो कि ताला तो वो तोड़ लेगा, लेकिन तोड़ते ही फिर उसका हश्र क्या होगा, ये उसको पता हो, तो ताले की ताकत बढ़ जाती है। तो यहाँ जो है सिक्योरिटी का जो मसला है, वो सरकारों की एक्टिवनेस से, ये जो चोर हैं, साइबर चोर हैं, साइबर अपराधी हैं, इनको कितना एक्टिवली सरकारें पकड़ेंगी, कितना एक्टिवली दंड दे सकेंगी, न्यायालयों के दिलवा सकेंगी न्यायालयों के जरिए, इस पर तालों की सुरक्षा निर्भर करती है। ये आलोक जी बता सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था का अंग यही है, यही व्यवस्था पर बैठे हैं इस समय। आलोक जी, आपने सुना होगा आनंद जी ने बहुत सुलझा हुआ सकारात्मक सुझाव दिया है। देखिए त्रिशूल जी, मैं बहुत ध्यान से आनंद जी की बातें सुन रहा था। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत सरल तरीके से इन्होंने जो वस्तु स्थिति है उसका मूल्यांकन करके रख दिया है। ये सही है कि आज केवाईसी के नाम पे, इस तरीके के अन्य चीजों के नाम पर लोग हमारी पूरी डाटा ले लेते हैं। मेरे पास अनेकों जगह से फोन आते हैं या मैसेज आते हैं, आलोक वत्स जी बोल रहे हैं, अरे कहां से नंबर मिल गया, कहां से मैसेज कर रहे हो। तो ये सही कहा इन्होंने, एक तरीके का व्यापार बन गया है ये साइबर हैकर्स का और उनके खरीदने वालों का। जैसे चेन स्नैचिंग होती है तो उसके भी खरीदार हैं चेन के, उसी तरीके से ये हैक डाटा के भी खरीदार हैं जो इसका उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। और जो व्यवस्था है उसमें हर आदमी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो कंप्यूटर सेवी हो, इंटरनेट सेवी हो, ये जरूरी नहीं है। आदमी के पास बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन जहां कंप्यूटर की और इंटरनेट की चलाने की बात आती है उसमें वो कमजोर साबित होता है। तो इसकी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है और
पुलिस की जो व्यवस्था है, ठीक कहा इन राज्यों में, मान लीजिए मेरा डाटा हैक हो गया या मेरे खाते से पैसे निकाल लिए गए, तो मैं जिस थाने में जाता हूं वहां का दरोगा या वहां का इंस्पेक्टर वो खुद कितना कंप्यूटर साहिबी है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद वो रेफर करता है साइबर सेल में, और वहां दौड़ लगाते लगाते आदमी इतना थक जाता है कि वो बाद में उस चीज को भूल ही जाता है। बहुत कम मामले में साइबर सेल ने इस तरीके के अपराधियों को, मुझे नहीं लगता उनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई है। तो राज्यों को भी और केंद्र को भी, दोनों को ये साइबर क्राइम से बचने के लिए और बचाने के लिए पहले तो लोगों को अवेयर करना होगा। अवेयरनेस कैंपेन तो चलाई कौन जाएगी। कौन चलाएगा अवेयरनेस? कौन करेगा? राज्य में राज्य सरकार चलाएगी, केंद्र पूरे देश में चलाएगी। आपने चलाया नहीं है, पोलियो अभियान चलाया आपने, कोविड का अभियान चलाया। आप ही तो बैठे हैं सरकार में, और आप भी ही ऐसे- चलाएंगे, कौन चलाएगा? और आप ही कब को करना है। चलाएंगे? देखिए अब चला लीजिए, अब चला लीजिए। 9 साल से नहीं चलाया तो अब चला लीजिए। हम तो मैंने यही कहा कहेंगे आप चल भी रही है, मैसेज भी आते हैं टेलीफोन पे कि इससे बच के रहिए, इस तरीके का कोई अगर आपके पास मैसेज आता है तो रिस्पॉन्ड मत कीजिए। लेकिन देखिए सच्चाई से ये मानने में कोई गुरेज नहीं है, अभी भी इसमें बहुत संभावना है इसको और दुरुस्त करने के लिए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे पढ़े लिखे देश में साइबर क्राइम चरम पे है, तो हम तो उस मुकाबले बहुत पीछे हैं। नहीं देखिए आलोक जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। एक आम आदमी का 1 रुपया चोरी हो जाता है, वो चोरी है। लेकिन अगर कोई सरकार का तो मैं कहाँ एक कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं जो चोरी नहीं है। आलोक जी देखिए, दरअसल हम सकारात्मक सुझावों के लिए बैठते हैं और कोई ज़्यादा हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि लोग देखें कि वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। दरअसल सरकार का कोई बात की है, सरकार का कोई मैंने डेटा किसी से झगड़ा किया है? नहीं आपने नहीं किया। मैं तो साफ गोई से वस्तु स्थिति को रख अरे रहा भाई, हूँ आप- और इस बात आप- को भी मान रहा हूँ आप- कि अभी इसमें बहुत गुंजाइश है सुधारने की। आप जैसा सकारात्मक प्रवक्ता बीजेपी के पास है, बीजेपी की उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, हाँ धन्यवाद। ठीक है। अब मान लीजिए सरकार का कोई 1 रुपया चुरा ले रहा है, आम आदमी का चुरा ले रहा है, उसको है कि भाई चोरी का मुकदमा दर्ज होगा, ये होगा। सरकार का 140 करोड़ की रक्षक सरकार का कोई डेटा चुरा ले रहा है, आप समझिए वो कितना बेखौफ है। और अगर उसके अंदर खौफ नहीं है तो निश्चित रूप से 9 साल ऐसी राष्ट्रवादी सरकार का समय जो बड़े बड़े अपराधियों को डराने में कामयाब रही, देशद्रोहियों को डराने में कामयाब रही, जिसने देशों को डरा दिया, इनको भी डराना जरूरी है। सिर्फ इतना कहना है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। हाँ। इसके प्रावधान, इसके कानून कड़े करने चाहिए और इसमें और भी लोगों को, देखिए बहुत कम है अभी साइबर सेल अपराध नियंत्रण वाला, अभी बहुत जितनी अपराधें हो रही हैं उस मुकाबले वो कम है, उसको भी और बढ़ाने की आवश्यकता है। और राज्य सरकार जो इस मामले में लगभग निष्क्रिय है साइबर क्राइम को रोकने में, उनको भी अपने यहाँ इस कवायद को दुरुस्त करनी होगी। सेंटर तो कर ही रही है, करेगी ही, लेकिन अभी और भी गुंजाइश, कहिए आपने कहिए अपने शीर्ष पे पहुंचाइए इस बात को कि जो जागरूकता अभियान है उसको और व्यापक करें। आवश्यकता है वर्तमान में इस देश को कि लोग ठगे ना जाएं। आप जैसी राष्ट्रवादी सरकार के समय में, जैसे प्रेस्टीजियस टीवी चैनल का भी ये दायित्व बनता है कि एक ऐड इसके नाम पर भी आप दिखाइए। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 घंटे की डिबेट कर दे रहा हूँ इसके नाम पे, दोबारा करूंगा, दोबारा लोगों को बुलाऊंगा, पूछूंगा। और इतनी ईमानदारी से आप बताइए, आप ये समझिए टीएमसी का प्रवक्ता चुपचाप बैठ के सुन रहा है कि भाई जो ये लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं तो यही कहना चाह रहा था। आनंद जी बताइए, ये क्या कम बात है? जरूरी है क्या कि हम टीएम सिंह से प्रवक्ता से हर बार लड़ते ही नजर आए? नहीं, आप बताइए आनंद जी, ये उपयोगिता नहीं है, ये सार्थकता नहीं है, हमारी ये सामर्थ्य नहीं है। हुए प्रवक्ता हैं, वो जान रहे हैं कि जो बात साफ गोई से कही जा रही है और आनंद जी आप इतने होती है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई छोटा कोई बड़ा, कोई कितना व्यापक कितना
सब बहुत सारी जगह आप जाते होंगे, हम तो बहुत सहजता से बात करते हैं क्योंकि लोगों की समझ में आनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, लोगों की समझ में नहीं आई। आपने बड़े बड़े डेटा बता दिए बैठकर टीवी पे, बहुत इतनी ऊंची बातें कर दी जो महंगे ड्राइंग रूमों में सुनी जा रही हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है। वो संजय चक्रवर्ती कल डाल रहे थे कि 150वें नंबर पे मीडिया आता है पूरी दुनिया में। तो आप कम से कम वैसी बातें तो कीजिए कि लोग समझ जाएं कि हाँ ये मेरे मतलब की बात चल रही है। लोग कर ही नहीं रहे वैसी बातें। देखिए, मीडिया का रोल ही सबसे बड़ा ये था कि वो जनमत का निर्माण करती है, और सूचना और समाचारों का प्रसारण और प्रसार करना तो उसका एक काम है ही है, लेकिन वो जनमत का निर्माण करती है। और जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो सही मुद्दों पर जनमत का निर्माण करती है। तो ये वैसे ही मुद्दे हैं। कई बार लोगों को लगेगा कि अरे इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं जो कई बार मीडिया जिसे अनदेखी कर देती है, या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक छोटे से एक कॉलम की न्यूज़ है या 100 फटाफट 100 खबरों वाली एक कोई न्यूज़ है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि लोगों के कंसर्न को सामने लाना और प्रमुखता के साथ सामने लाना, ये बड़ी बात है। और इस पर मुझे लगता है कि सहमति होनी चाहिए सरकारों को, चाहे वो उसके विरोधी राजनीतिक दल हों, उनके जो कंसर्न है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अभी संजय चक्रवर्ती कह रहे थे कि इस सरकार में जांच होती है, रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। तो अगर ऐसा भाव है विरोधी दलों के मन में, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको दूर करें। नहीं आनंद जी मैं आपको एक बात जोड़ रहा हूँ, इसमें क्या है, तकल्लुस हो गया है इनका। जांच हो रही है, जांच जारी है, गंभीरता से जांच कर रहे हैं। राजीव गांधी कहते थे अपने भाषणों में, हमने देखा है, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। अब आप समझिए उसी का परिवर्तित वर्जन इस समय आ गया है। जांच जारी है, गंभीरता से कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल अब हर जगह आप इसी को अप्लाई कर देते हैं कि ये आपका तकल्लुस होकर रह गया है। आलोक जी वैसे व्यक्ति नहीं है। आपको एग्जांपल दे दिया आलोक जी, मैंने एक एग्जांपल दे दिया। आलोक जी वैसे व्यक्ति नहीं है। संजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आलोक संजय जी मैं गंभीरता से एक एक व्यक्ति को देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ। आप लिख रहे थे कल 150वें नंबर मीडिया है, गलत क्या है? क्योंकि आलोक जी समझते हैं और मुद्दों में हमारे साथ सकारात्मक सहयोग देते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि ये हमेशा हर लोग यही काम नहीं करेंगे। सुबह उठते ही ट्रेंड का विषय देखा कि क्या ट्रेंड पे, उसी पर हमने चर्चा कर ली। नहीं, अगर टीएमसी ने गंभीरता से कोई बात उठाई है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उस बात को समझें और उस पर कहीं ना कहीं सकारात्मक योगदान करें, उस पर सकारात्मक सुझावों की इकट्ठा करें। आपने सुझाव दें, वो सुझाव दें, सरकार कुछ करने लायक हो। तो ये तकल्लुस भी ठीक नहीं है। जांच जारी है, गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाए, ठीक नहीं है ये। आनंद जी मैं आऊँगा। संजय जी एक बार। नहीं, ये बात मैंने कही ना कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दोनों तरीके से संतुष्ट करे तो इस देश को। तो एक्शन से कि जो जांच अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई तेजी से लोगों के सामने आए। और दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि सरकार में लोग ये एक बना लेते हैं कि लोग कहते रहे, हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें अपना काम करना है। ये बात लोकतंत्र में सही नहीं होती है। अगर आपको लोग कह रहे हैं, आपको पिन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है भले आपका समय खर्च हो, बर्बाद ही सही, लेकिन आपको उस पिन करने पर उनको जवाब देना चाहिए, सकारात्मकता के साथ जवाब देना चाहिए। अगर सवाल मान लीजिए उतने रेलेवेंट ना भी हुए तो भी ये आप मानिए कि आपके साथी हैं, कभी वो भी सत्ता में हो सकते हैं, कभी आज आप सत्ता में हैं, कभी वो भी सत्ता में हो सकते हैं। तो ये एक सत्ता में को शेयर करने वाले लोगों के बीच, जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच एक इस तरह का संबंध हो आवश्यक है कि वो निश्चित तौर पर इस तरह की भावनाओं को भी, लोकतंत्र में बड़ी बात ये होती है, सिर्फ काम और उसकी बात नहीं होती है, भावनाओं की बात होती है। भावनाएं अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। भावनाएं अगर लोगों की सही हैं लोकतंत्र के प्रति, तो निश्चित तौर पर वो भावनाएं, लोकतंत्र मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत होता है। नहीं, वो लोकतंत्र दरअसल इतना मजबूत हो गया है ना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और गृह मंत्री अमित शाह के बाद आप सबसे लोकप्रिय सांसद की बात करेंगे पूरे देश में, तो ये मत समझिए कुख्यात है या विख्यात है, लेकिन नाम ब्रजभूषण का ही आएगा, आप समझ लीजिए। अब ये समझ नहीं रहे हैं कि विख्यात है या कुख्यात है, लेकिन इनको तो लग रहा है कि लोकप्रिय है। देखिए आलोक जी भी इस पे समझ रहे हैं कि अब इनको लग रहा है नहीं कुख्यात भी लोकप्रिय हो सकता है। ये गलत बात है, बस ये कुख्यात और विख्यात का अंतर समझना होगा। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कुछ एक बार आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिहार में कहावत है, नामे नाम अखरैले नाम। या तो अपने अच्छे गुणों से जाने जाओ या अपने दुर्गुणों से जाने जाओ, लेकिन जाने जाओ जरूर, जाने जाओ। तो वो जाने जा रहे हैं, अपने दुर्गुणों से ही जाने जा रहे हैं। और देखिए और उस घर में जाने जा रहे हैं जहाँ पे उस घर में जाने जा रहे हैं जहाँ पे सद्गुणी और ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति रहते हैं। संजय जी देखिए, जिसको जनता का साथ है उसका सब जांच चल रही है। एनआईए छोटी मोटी संस्था तो है नहीं। 2016 का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, चेन एक्सीडेंट, 7 साल हो गए, रिपोर्ट आज तक भी आई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये सरकार क्या है कि सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती। सुनना चाहती होती तो किसान के 750 किसान नहीं मरते। 1 साल तक जो है बॉर्डर में बैठे रहे, कीलें ठुकवा दी गई, तानाशाही की इस तरह का हद हो गई। आज सबसे बड़ी जो पूरे वर्ल्ड में बदनामी चल रही है, वो बदनामी चल रही है ब्रजभूषण चरण सिंह की वजह से। अरे यार वर्ल्ड में आप संजय जी, एक तो आप है ना अपने शब्दों को, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विश्व में कहाँ ले जा रहे हैं आप? इंडिया में बात कीजिए, भारत में। आप एक बार बताइए, अगर ओलंपिक में गोल्ड जीता है, अरे भाई भारत में रहिए ना, ये आप फिर ये राहुल गांधी वाले रास्ते मत चला कीजिए, ये राहुल गांधी वाले रास्ते मत चला कीजिए आप। मैं किसी के रास्ते में नहीं चल रहा। तो राहुल गांधी के साथी हैं तो उनके साथ तो चलेंगे ही ना। अगर आप नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर सड़क पे बैठे हुए हैं और उसके ऊपर न्याय नहीं मिल रहा है, वो छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं की समस्या है। अगर इतने बड़े प्लेयर के साथ न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये समस्या है। अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, वो भी तो इंटरनेट पे ही आई थी ना, यूट्यूब में उनको बैन कर दिया, इमीडिएट में सरकार ने बैन करा दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके पक्ष पे नहीं था। तो सरकार अगर चाह ले, कोई भी चीज चाह ले, तो सरकार तुरंत एक्शन ले सकती है, लेकिन सरकार अपनी सुविधा और असुविधा के अनुसार एक्शन लेती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी राहुल गांधी या किसी को कोट करके बात नहीं करता। मैं जो बात कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं ना। अगर विनेश फोगाट हो या आपके बजरंग पुनिया हो, थोड़ा विषयांतर हो रहा है। नहीं वही रही आप तो देखिए, ऐसा उल्लेख ये आप उल्लेख इसलिए किए गए थे कि सरकार हर विषय पर एक जैसा रुख ना रखे। ये डेटा लीक भी गंभीर विषय है, इस पे कोई एसआईटी, कोई बड़ी ऐसी कोई कदम उठाया जाना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है। आलोक जी को कहना चाह रहे हैं करने के लिए, करने के लिए कवायद। आलोक जी देखिए भाई, कुछ करना होगा आपको। आलोक जी चुनाव आ रहे हैं, 2024 आने वाला है, और जंगल में चुनाव आते थे तो वो हमने कविता सुनी थी कि बंदर भी आधी आधी रोटी बांट के बिल्लियों को दे दिया करता था। अब आप कुछ आधी आधी ऐसी बांट दीजिए, लोगों को लगे भाई कुछ कर रहे हैं आप। देखिए ये जांच वांच से नहीं चलेगा काम, कदम उठा दीजिए कुछ बड़ा। देखिए एक चीज बता दूं, मैं संजय चक्रवर्ती जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार इन्होंने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर एक सकारात्मक पहलू के ऊपर साफगोई से अपना वक्तव्य दिया। नहीं तो अमूमन ये लोग उल्टी रागी अलापते थे। और दूसरी चीज, आपने जिस सरलता से, सहजता से और कठोरता से इस गंभीर मुद्दा को उठाकर उस पर डिस्कशन किया है, ये भी अपने आप में सराहनीय है। और मुझे बीजेपी के नाते भी ये कहने में गुरेज नहीं है, अभी बहुत काम इस क्षेत्र में बाकी है। मात्र इन्वेस्टिगेशन से मामला सॉल्व नहीं होगा, इसकी जड़ें नीचे से, थानों से शुरू करके, जहां बैठा एक दरोगा वो खुद अनभिज्ञ है कि व्हाट इज साइबर क्राइम, तो उसके यहाँ अगर मान लीजिए मेरे गांव के रोदन राय चले गए रोते हुए, मेरा खाते से 5,000 निकाल लिया, तो वो क्या मदद करेगा उनकी?
वो स्वयं वो तो सीधे रेफर करेगा आगे की तरफ। साइबर सेल में जाओ और साइबर सेल में उसको दौड़ते दौड़ते उसका दम फूल जाएगा, वो भूल जाएगा कि मारो गोली इस पैसे को, साला हमारा सारा टाइम इसी में जा रहा है। तो इसको लोअर लेवल पर, जिसको कहते हैं ना माइक्रो लेवल पर ही दुरुस्त करने की कवायद होनी चाहिए और उसमें इस तरीके के लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि साइबर क्राइम आने वाले समय में बहुत विकराल रूप ले लेगा हिंदुस्तान में। किसी भी आदमी के खाते से कोई आदमी केवाईसी के नाम पे, आपका बैंक खाता अभी बंद हो जाएगा, आप अपना डिटेल दीजिए, वो बेचारा अपने डिटेल दे देता है। आपका मोबाइल बंद होने वाला है, आप अपना डिटेल दे दीजिए, वो डिटेल दे देता है। बहुत से प्रलोभन देते हैं कि आइए इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको घर बैठे 10,000 मिलना चालू हो जाएगा पर डे। शुरू में पैसे भी भेज देता है, अब बाद में उसका पूरा अकाउंट ही उड़ा देता है। तो ये सब चीजें आम हो रही हैं। इस पर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को मिलकर बहुत सख्ती से काम करना होगा, तभी इसका निराकरण संभव है। नहीं, हम तो आलोक जी ये समझ रहे हैं राजस्थान में सरकार मोबाइल बांट रही है, हम तो ये समझ रहे हैं ना कि क्या पता डेटा इकट्ठा करने के लिए बांट रहे हैं क्या मोबाइल, या जो सरकारें मोबाइल बांट रही हैं। ये लांछन तो मैं अपोजिशन के नाते नहीं लगाऊंगा। आप भी तो बांटते हैं, बांटे जा रहे हैं, ये बांटने काम आप भी करते हैं, इसलिए आनंद जी नहीं, आनंद जी क्या अब तो ये सिलसिला हर पार्टी कर रही है। हाँ, और देखिए अपने आप को इतना शुचिता में जब बयान देते हैं राजनेता, तो इतना शुचितापूर्ण बयान देते हैं कि ये गलत चल रहा है, ये लोग फ्री बांट रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और खुद बांट रहे हैं। आप देखिए, और आप किसी भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए राज्य सरकारों का, बीजेपी, कांग्रेस, सबका। त्रिशूल जी क्षमा चाहूंगा, मेरी अपनी मान्यता है, ये व्यक्तिगत राय है कि सारे पार्टियों पर ये प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि आप कुछ भी फ्री में नहीं दे सकते हैं। आप व्यवस्था को टंच कीजिए कि लोगों को खुद ये सारी सुविधाएं खरीदने की ताकत है। मैं ये कहूंगा आपसे, वोट लेना ये तो एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से उसको खरीदने की कवायद है। आप जब बांटने पे आ गए ना, पानी फ्री कर देंगे, आलोक जी, 1000 रुपया खाते में पहुंचा देंगे। आज के युग में 1000 रुपया से किसी के खाते में क्या बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। आरोप जी, जब बांटने पे आ गए तो चूर्ण की गोलियां और शामिल कीजिए। 30,000 का बिल हो जाता है 2 घंटे में, तो लोगों को लगे कि हाँ ये चूर्ण की गोलियां भी बांट रहे हैं। आनंद जी, क्या लग रहा है कि सरकार कंप्लीट बैन होना चाहिए, सरकार कुछ भी चीज फ्री में नहीं दे सकती। सरकार 9 साल में जो बीजेपी सरकार है उससे बड़ी अपेक्षाएं लोगों की थी, हैं, आगे भी शायद बनी रहेंगी। तो नहीं लगता कि एक छोटे से छोटे विषय को गंभीरता से समझना चाहिए और उस पर बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारों पर लोगों का जो भरोसा पक्का होता है वो ऐसे ही कि वो अपने किसी भी विषय पर जहां सरकारों को ध्यान रखना चाहिए या देना चाहिए, अगर वो देती हुई दिखती हैं, सफलता असफलता अलग बात होती है, अगर वो देती हुई दिखती हैं तो लोग भरोसा करते हैं उस सरकार पर। वो बड़े मसले हों, छोटे मसले हों, वो दोनों पर एक ही तरह से बात होती है। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के भरोसे को बनाए रखें, और इसमें निश्चित तौर पर जो आज का विषय है उसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा लीक्स और अनऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम्स को हमको एक साथ नहीं देखना चाहिए। ये 2 तरह के मुद्दे हैं। ये ठीक है कि दोनों कंसर्न का विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और दोनों से व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, संस्थाओं को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। लेकिन इनको जब तक हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे तब तक इनका हल नहीं निकाल पाएंगे। और डेटा लीक्स जो है ये एक अलग तरह का क्राइम है ये भी साइबर क्राइम, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम दूसरे तरह का है। अनऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, डेटा लीक्स एक पॉलिसीगत मैटर है और ये वैश्विक मैटर है। इस दोनों को हमको अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज के समय में जितनी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, वो सभी ऑर्गेनाइज तरीके से इन हैकर्स के साथ डील कर रही हैं,
और दुनिया में कोई भी इस बात पर प्रश्न उठाने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि कितनी बड़ी बातें होती हैं दुनिया में, बहुत सारे इन हाउस ट्रेडिंग पर कितने बड़े बड़े सीईओ के नौकरी चली गई, पद चले गए कि वो कि गलत तरीके से शेयर की खरीद बिक्री कर रहे हैं या उसकी डेटास को लीक कर रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी सीईओ की नौकरी इस बात पर गई, कभी किसी कंपनी को इस बात के लिए दंडित किया गया कि वो हैकर्स से डेटा खरीद करके उसका यूज कर रही हैं? नहीं गया, क्योंकि इस बात पर सोचा ही नहीं जा रहा, विचार नहीं किया जा रहा है। तो ये एक जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा लीक्स है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये दूसरे तरह की समस्या है। और अनऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम एक क्राइम है जो एक नए तौर तरीके से किया जा रहा है और उस पर लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करके हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर में जो हमारे कॉप्स हैं उनको उसके लिए ट्रेनिंग दे करके, वो चाहे राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार को, दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। और इस तरीके से आज का जो विषय है, इस पर हम सरकारों को मजबूर करने के लिए या कह ले सुझाव देने के लिए हमारी तरफ से यही सुझाव है कि इन दोनों मसलों पर अलग अलग तरीके से चिंतन करें और मिल बैठ करके चिंतन करें, इसका रास्ता निकालें। चाहे अनऑर्गेनाइज साइबर क्राइम हो, किसी का 5 रुपया भी डाका डाला जाता है तो ये गलत है और ये उसको वापस मिलना चाहिए। आज हमारे राज्यों की स्थिति ये है, पुलिस थानों की स्थिति ये है कि अगर आपका मोबाइल गुम जाए, खो जाए या कोई चोरी कर ले जाए तो वो चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखते, वो रिपोर्ट लिखते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं। ये हर राज्य में हर पुलिस थाने की स्थिति है। तो ऐसी पुलिस को हमको तैयार करना पड़ेगा कि आज जो साइबर अनऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम या ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम का जो दौर चल रहा है उसके साथ वो कैसे लड़े। जो लड़ने की मनसा ही नहीं रख रहा है वो लड़ेगा कैसे? तो हमको इसको तैयार करना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक बात है। ठीक, बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। आलोक जी, संजय जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार को गंभीरता से जो डेटा लीक हो रहा है इस पर कदम उठाना होगा और शायद लोग ये समझते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से कदम उठाएगी, बजाय ये कहने की कि जांच जारी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।